को एक अजीब घटना घटी। विकी और दिव्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। विकी की आंखें पर्दे पर जमी हुई थीं और वह कटोरी में से चिप्स निकालकर खा रहा था। आउट 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 आउट! चिल्लाते हुए वह उछलने लगा। उत्साह में उसके हाथ से चिप्स नीचे गिर गए। इसके पहले कि वह उन्हें उठाता, वह गायब हो गए। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट! बड़ाई करती हुई एक आवाज सुनाई दी। दीदी, ये कालीन तो बोल रहा है। विकी धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसे भी आवाज सुनाई दे रही थी। सुनो, उसने कालीन की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ, इस कालीन को बनाने वाले बच्चों में से एक। जवाब आया। तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे प्रतीत हो रहे हो। तुमने यह कालीन कैसे बनाया होगा? दिव्या ने अविश्वास से पूछा। मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मुझसे भी छोटे बच्चे ये काम करते हैं। अजीज ने उदास स्वर में जवाब दिया। विकी पूछने लगा, कहाँ? अजीज ने कहा, कालीन के कारखानों में, जहाँ मैं रहता हूँ। दिव्या ने पूछा, तुम वहाँ रहते हो तो तुम्हारी आवाज यहाँ कैसे आ रही है? वो क्या है कि एक दिन जब मैं ये कालीन बुन रहा था, तभी मैंने दिन में एक सपना देखा। मुझे लगा कि जिन लोगों ने ये कालीन खरीदा है, वे मुझे भी अपने घर ले आए हैं। जब तुम्हारी माँ ये कालीन खरीद कर लाई, मेरा सपना भी साथ यहाँ चला आया। विकी जानने के लिए उत्सुक था। उसने कहा, वैसे तुम हो कहाँ? असली रूप कहाँ है तुम्हारा? वहीं कारखाने में। विकी ने फिर पूछा, क्या तुम वहाँ खुश नहीं हो? खुश? वहाँ हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना पड़ता है। केवल दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। जब काम खत्म होता है, तब तक हम इतना अधिक थक चुके होते हैं कि खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेटते ही हमें नींद आ जाती है। तुम्हारा मतलब है कि तुम स्कूल नहीं जाते? विकी को थोड़ी जलन होने लगी। हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले बहुत गरीब है ना। वे हमें स्कूल भेजना तो दूर, खाना तक नहीं खिला पाते। उन्होंने यह सोचकर हमें यहाँ भेज दिया था कि यहाँ हम कुछ ठीक से रहेंगे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। काश काश मैं अपने घर जा पाता। उसकी आवाज में सिसकियां मिली हुई थीं। विकी खुद भी रुआंसा होकर बोला, दीदी, अजीज तो रो रहा है। अजीज, रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुमसे तुम्हारे असली रूप में कैसे मिल सकते हैं? दिव्या ने पूछा। हाँ? अजीज ने अनिश्चयपूर्वक कहा, अगर तुम लोग कारखाने आओ, तब शायद। वह चुप हो गया। दिव्या ने ठान लिया कि वह अजीज से अवश्य मिलेगी। शाम हो चुकी थी। मेहरा जी दफ्तर से आ चुके थे। जैसे ही वे कमरे में आए, दिव्या दौड़कर उनके पास पहुंची और बोली, हम लोग कालीन का कारखाना देखना चाहते हैं। मेहरा जी ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम्हें रविवार को कारखाने ले जाएंगे। बच्चों को रविवार तक इंतजार करना भारी पड़ा। अजीज भी बहुत उत्साहित था। तुम लोग मुझे करघे पर काम करते हुए देखोगे, उसने बताया। मालिक साहब किसी को भी करघे देखने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वे किसी को पता नहीं चलने देना चाहते कि यहाँ बच्चे काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि तुम उनकी कालीन खरीदोगे, तो वे तैयार हो सकते हैं।
कारखाने की ओर जाते समय बच्चों ने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता दी थीं। वहां पहुंचने पर एक मोटे अधेड़ व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। दिव्या ने धीरे से विक्की को बताया, यही होगा मलिक। आइए आइए, स्वागत है। क्या कोई कालीन खरीदेंगे? वह उन लोगों को अंदर कमरे में ले जाते हुए बोला। उस कमरे में हर रंग और आकार के कालीन रखे हुए थे। कुछ कालीन देख चुकने के बाद श्रीमती मेहरा ने कहा, मेरे बच्चे देखना चाहते हैं कि ये कालीन कैसे बनाए जाते हैं। अब क्या आप दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति के चेहरे पर सतर्कता के भाव आ गए। श्रीमती मेहरा ने तुरंत एक लाल कालीन को छूते हुए कहा, ये वाला बढ़िया है। उन्होंने मेहरा जी की ओर मुस्कुरा कर देखा। उस आदमी का चेहरा चमक उठा। हाँ हाँ मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह उसे लपेटने लगा। हम अभी बाद में तय करेंगे, श्रीमती मेहरा ने कहा। पहले हम करघा देखेंगे। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उसकी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अगर सौदा पड़ता है तो जरूर, मुझे खुशी होगी। यहां से आइए। अंत में उत्साह दिखाते हुए बोला। वह उनको आंगन के पार एक संकरे रास्ते से होता हुआ एक धीमी रोशनी वाले कमरे में ले गया। बाहर की तेज धूप में रहने के कारण उन्हें अंदर देख पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद बड़े बड़े करघे दिखाई दिए। वहां कम से कम 20 बच्चे काम कर रहे थे। हर ओर ऊन के रोए उड़ रहे थे। विक्की को खांसी आने लगी। ये हमारा कारखाना है, मलिक शान से बोला। ये बच्चे, क्या इनसे काम करवाना कानून के विरुद्ध नहीं है? मेहरा जी ने कड़े स्वर में कहा। कानून? कानून क्या इन्हें रोटी देगा? मैं इनकी देखभाल करता हूँ, घर में तो ये भूखे ही रह जाएंगे। वह आदमी शेखी बघारते हुए बोला। इस बीच विक्की और दिव्या बच्चों के चेहरे देख रहे थे। इनमें से अधिकतर 8 से 12 साल के थे। वे डरे हुए लग रहे थे। हालांकि कुछ उन्हें देखकर झेपे झेपे मुस्कुराए भी। उन्हें काम बंद किए देखकर मलिक उन पर जोर से चिल्लाया, अपना काम चालू रखो, समय बर्बाद मत करो। बच्चे ऊन काटने और बुनने में फिर जुट गए। केवल एक पतला सांवला लगभग 10 वर्ष की आयु का बालक उन्हें बराबर देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास गई। उसने आशा भरी आवाज से पूछा, अजीज? बच्चे ने झिझक कर सिर हिलाया और चौंक कर उसे देखने लगा। तुम हमें नहीं जानते, तुम्हारे सपने ने ही तो हमें यहाँ बुलाया है। बच्चे के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम आ गए? सच में आ गए? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस बच्चे से बात करते देख श्रीमती मेहरा उनके पास आई। दिव्या, कौन है ये? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। माँ, यही है अजीज, जो कालीन के माध्यम से हमसे बातें किया करता था। श्रीमती मेहरा आश्चर्य से अजीज की ओर देखने लगी। क्या तुम सच में इनसे बातें करते थे? अजीज नीचे देखने लगा, बोला, मैं तो बस अपने आप से बातें करता था। काम के समय मैं कई बार ऐसा करता हूँ, विशेष रूप से तब जबकि मुझे घर की याद आती है। श्रीमती मेहरा ने अजीज का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथों में गहरे घाव थे। ऊन काटते समय हमारे हाथों में ऐसा हो जाता है, उसने हिचकते हुए बताया। श्रीमती मेहरा ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बिहार में। मलिक हमें 4 साल पहले यहाँ लाया था। उसने अच्छा वेतन और खाना देने का वादा किया था। मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, इसलिए वे तैयार हो गए, लेकिन ये हमें पैसे नहीं देता, भूखा रखता है और मारता है। उसने 1 साल बाद घर भेज देने को कहा, लेकिन मैंने अपनी माँ को 4 साल से नहीं देखा। अजीज का चेहरा सिकुड़ने लगा था। तब मेहरा जी भी वहां आ गए थे। यही है अजीज, श्रीमती मेहरा ने बताया। मेहरा जी ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की कहानी सुनाई।
मेहरा जी सहम कर बोले, ऐसा लगता है कि ये आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाता है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे संदेह हो जाएगा और वह इन्हें छिपा देगा। हो सकता है कि पिटाई भी करे। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ अजीज को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों को मदद की जरूरत है। मेहरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जल्दी ही यहां से ले जाऊंगा। तुम धैर्य रखो और इस बारे में किसी को मत बताना। ये रहा मेरा पता, आवश्यकता पड़ने पर वहां आ भी सकते हो। अजीज ने सिर हिलाया। मलिक वापस आ गया। वह किसी ग्राहक के पास बाहर चला गया था। जब उसने मेहरा जी को अजीज से बातें करते देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, आप क्या इसे जानते हैं? नहीं, जो कालीन ये बना रहा है हमें अच्छा लगा। मेहरा जी ने कहा, हाँ हाँ, अच्छा काम करता है। थोड़े सपने अवश्य देखता रहता है। मलिक ने उत्सुकता से कहा, मैडम को जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार है आपका? मेहरा जी ने जवाब दिया, असल में हमें वह ज्यादा अच्छा लगा जो वह बच्चा बना रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लें। जरूर जरूर, मलिक प्रसन्नता पूर्वक बोला, बस 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विकी ने पूछा, उनकी सहायता के लिए हम क्या करेंगे? उनके पिता ने कहा, मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वह जरूरी कदम उठाएंगे। घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए। हर रोज वह उसे खुश करने के लिए कालीन के जरिए उससे बातें करते थे। एक दिन सुबह उनके पिता ने उन्हें अखबार के पहले पन्ने पर छपी खबर दिखाई। उसमें लिखा था, स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 10 बच्चे मुक्त। करघों पर काम कर रहे बच्चों का फोटो भी था। विकी और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगे। इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या ने पूछा। ये रहा, मां ने जवाब दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बच्चे दौड़ कर गए। दरवाजे पर अजीज अपने माता पिता के साथ खड़ा था। मेरे अब्बा और अम्मी से मिलो, ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मलिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बदले हमारे पिताओं को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह पर। अब मैं स्कूल जा सकूंगा। उसकी मां ने कहा, बच्चों धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो अजीज के जादुई कालीन का किया जाना चाहिए। और सब हंसने लगे। सब प्रसन्न जो थे। मूल्य: सहृदयता, सामाजिक जागरूकता, सहानुभूति।